नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, भारत की एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसके मालिक अभी तो मुकेश अंबानी है। वैसे वो कायम की थी उनके वालिद साहब ने, धीरू भाई अंबानी ने। इस वक्त ये कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी कंपनी है और इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी आप यूएस डॉलर में अगर इसको हम कंसीडर करें तो 250 बिलियन डॉलर है। और अभी इसका मैं मुआवजा आपको, किसी को शायद बुरा भी लगे लेकिन समझाने के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान मुल्क की पूरी जीडीपी जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो ना 376 बिलियन डॉलर है। यानी ये जो आदाद शुमार मैं बता रहा हूँ ये 2021-22 के हैं। 2022-23 क्योंकि पाकिस्तान का साल जून में पूरा होता है तो उसके आदाद शुमार नहीं आए अभी। यानी पिछले जो आदाद शुमार आए थे उसके लिहाज से पाकिस्तान की जीडीपी 376 यूएस डॉलर थी, बिलियन डॉलर थी। और भारत की एक कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 250, यानी इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी है। अच्छा, ये शुरू तो इसका काम हुआ था जो टेक्सटाइल से, लेकिन बाद में फिर ये पेट्रोकेमिकल्स में और पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, रिफाइनिंग इसमें आ गए। और इनकी जामनगर में, गुजरात में एक रिफाइनरी है। नाजरीन, आजकल इस कंपनी का ऐसे तो दूसरे भी कई काम हैं, जैसे मोबाइल टेलीफोनी है, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल में है, रिलायंस रिटेल के नाम से भी इनका काम है। लेकिन मेन काम अभी इनका जो रहा है ना वो ऑयल एक्सप्लोरेशन, गैस एक्सप्लोरेशन, ऑयल रिफाइनिंग। नाजरीन, ये जो कंपनी है ना, इसके तेल के कुएं हैं खलीज बंगाल में, यानी भारत का जो सूबा है आंध्र प्रदेश, उसका एक शहर है विशाखापट्टनम, उसके नज़दीक जो है समंदर में इसके ऑफशोर जो है ना तेल के कुएं हैं और गैस के भी कुएं हैं। और वहाँ से तेल भी निकलता है, गैस भी निकलती है। उनके एक गैस के कुएं से पहले गैस निकलती थी, अभी एक दूसरा कुआं है उनका तेल का और गैस का, जिसमें से अभी गैस निकलनी शुरू हुई है, मतलब प्रोडक्शन शुरू हो गई। वैसे तो ढूंढो बहुत पहले लिया था, लेकिन बाद में वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और अभी वहाँ से गैस निकलनी शुरू हुई है। और वो जितनी गैस निकल रही है वो है 20 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे। और ये इससे पहले 10 मिलियन निकलती थी। अभी टोटल इनकी जो है वहाँ से गैस निकलना 30 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे गैस निकल। और ये जो भारत की जो ज़रूरियात है गैस की, उसका 15% ये अकेला ये दे देता है। नाज़रीन, ये जो गैस है जाहिर है वो ख़ुद तो इस्तेमाल में नहीं लाते, वो बेचते हैं निकाल के। और उस गैस से, गैस को जो है ना वो फर्टिलाइज़र प्लांट हैं उनको देते हैं, पावर प्लांट हैं उनको देते हैं जो बिजली बनाते हैं, और ऐसे कई काम हैं गैस के। और ये जितनी गैस निकलनी शुरू हुई है ना, इसके बेचने का इन लोगों ने पहले से इंतज़ाम कर रखा है। यानी ग्राहक ढूंढ लिए हैं, उनके साथ एग्रीमेंट्स हो गए हैं। जैसे जैसे गैस निकलती जाएगी और थ्रू पाइप जो है, इनकी पाइपलाइंस बिछी हुई है और थ्रू पाइप एक एक कस्टमर तक उनकी गैस पहुंच जाएगी। अच्छा जनाब, मैं आपको बता रहा था अभी ताज़ा हमारा हिंदुस्तान का साल पूरा हुआ है, फाइनेंशियल ईयर। हिंदुस्तान का साल अप्रैल से मार्च तक होता है, यानी 31 मार्च को पूरा हुआ तो सभी कंपनियों के आंकड़े या नंबर्स जो है आने शुरू हुए हैं। और इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का भी नंबर आया है, यानी जो बैलेंस शीट है उनके प्रॉफिट लॉस अकाउंट वगैरह।
तो जो नंबर आए हैं थोड़े बहुत मैं आपको बता रहा हूँ। इसका जो 22-23 साल जो अभी पूरा हुआ, उसका जो रेवेन्यू है यानी टॉप लाइन जो है जितनी उन्होंने कलेक्शन की है वो है 9,76,524 करोड़। ये इनका रेवेन्यू है। और एबिटा अर्निंग बिफोर टैक्स डिडक्शन वगैरह जो है वो है 1,54,691 करोड़। और नेट प्रॉफिट जो इनका हुआ है यानी टैक्स वैक्स देकर उनके बाद में भी कंपनी को 74,088 करोड़ एक साल में बचा है। आप ये सोच सकते हैं कि ये जो इनका नेट प्रॉफिट है ना, ये तकरीबन $9 बिलियन हो गया। $9 बिलियन को आप कंपेयर करके देखिए कि पाकिस्तान ने $1.1 बिलियन के लिए IMF के आगे कितनी नाक रगड़ रहा है और कितनी ह्यूमिलिएशन एक्सपीरियंस कर रहा है। आप खुद सोच लीजिए कि भारत की एक कंपनी जो है ना एक साल में $9 बिलियन कमाती है, उससे भी ज़्यादा कमाती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन तो तकरीबन पौनी जो है ना पाकिस्तान की जो GDP है यानी सारी मुल्क की जो पैदावार है उसके पौने तक तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन एक कंपनी की जो है। अच्छा, इसके फिर सब्सिडायरीज हुए हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की, यानी रिलायंस जियो इन्फोकॉम जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर है, और फिर इनका रिलायंस रिटेल है यानी जिसमें ऑर्गेनाइज रिटेल है। कुछ तकरीबन 20,000 दुकानें हैं पूरे हिंदुस्तान में उनके, जहाँ पर वो अब सुपरमार्केट तो छोटे होते हैं, बड़ी दुकानें होती हैं इनकी जो रिटेल की होती हैं। अच्छा, ये ख़ास बात ये है कि जब से ये यूक्रेन की जंग शुरू हुई पिछले साल 24 फरवरी से, तो उसके बाद से फिर रूस के ऊपर पाबंदियां लग गई, तो उनके ऊपर तेल उनका बेचना मुश्किल हो गया। तो हिंदुस्तान ने उनसे तेल खरीदना शुरू किया डिस्काउंटेड प्राइस पर। और वो जो है ना अभी जैसे बाज़ार में अभी इस वक्त तकरीबन 80-81 डॉलर जो है फी बैरल चल रहा है, लेकिन भारत को वही तेल $60 फी बैरल से भी कम में मिल रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि कम से कम 25-30% का डिस्काउंट मिल रहा है भारत को। और ये जाहिर है भारत की जो गवर्नमेंट की स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं वो भी खरीदते हैं, और ये प्राइवेट कंपनीज भी, जैसे ये रिलायंस है, तो रिलायंस वाले यही तेल सस्ता खरीद करके उसको प्रोसेस करके और वही उसमें से पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, केरोसिन वगैरह दूसरी चीज़ें जो भी इंटरमीडियरीज हैं, वैसे भी इनका काम पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट बनाने का है, पूरे यूरोप को और अमेरिका तक को भेज रहे हैं और प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज कमा रहे हैं। नाजरीन, पाकिस्तान की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान में एक और ऑडियो लीक आ गई है, और वो जो है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उमर अता बंदयाल, उनकी सास है महजबीन नून, वो एक वकील है बहुत बड़ा, उसकी बेगम से बात कर रही है राफिया तारिक से, और उसमें वो नाज़रीन ये जो ऑडियो लीक आई है पाकिस्तान की, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो सास हैं महजबीन नून और एक वकील है उनकी बेगम है राफिया तारिक, वो आपस में बात कर रहे हैं और वो सीधे सीधे PTI को सपोर्ट करती दिखाई दे रही हैं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो चाहती हैं कि अगर इमरान खान को हुकूमत नहीं मिलती तो इससे बेहतर है फिर मार्शल लॉ लग जाए। तो वही इमरान खान की भी ज़ुबान यही है। अच्छा, अभी इस तरह से हमें ये पता चलता है कि पाकिस्तान में अदालतों के फैसले जो है ना वो जज साहबान खुद नहीं करते, उनके घर वाले करते हैं, उनकी बेगमात करती हैं, उनकी सास करती हैं। तो वो लोग इतने मुतासर होते हैं। अभी हमें तो सीधा सीधा पता चल रहा है अभी, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने से हम जो देख रहे हैं कि वो जो 4-3 वाला जो सुओ मोटो वाला केस था उसको इन्होंने बंदयाल सर ने जो है ना 3-2 कर दिया, और फिर कहा कि
सुगो मोटो उन्होंने फिर से लिया और इसमें उन्होंने फैसला किया कि 14 मई को पंजाब, और सिर्फ पंजाब की बात हो रही है, बाकी खैबर पख्तूनख्वा की भी नहीं है, क्योंकि मालूम है कि पंजाब की हुकूमत पे जो बैठेगा वो पाकिस्तान की हुकूमत भी उसी को ही मिलने वाली है। तो इसीलिए अभी वो इस पर बज़िद हैं, बावजूद इसके कि नून लीग ने या इस वक्त की जो सरकार है उन्होंने इनसे दरख्वास्त की थी कि हज़राए करम आप एक बड़ा बेंच बिठाइए, सिर्फ 3 जज मत सुनिए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ज़िद करके ये फैसला किया। और अभी जैसी बातें ज़ाहिर हो रही हैं कि पाकिस्तान में कोई भी अदारा जो है ना वो अनबाइस्ड नहीं है, नहीं तो कम से कम हम उम्मीद करते थे कि अदालत, वैसे है तो खैर अदालतों का भी रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। भुट्टो के वक्त में जस्टिस अनवर हक ने डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी बनाई थी, या अयूब खान के वक्त में वो बेसिक डेमोक्रेसीज को भी उन्होंने सही कहा था, ये अलग बात है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उम्मीद होती है अदालतों से इंसाफ की। लेकिन अब लग रहा है कि अदालतों से भी इंसाफ की उम्मीद करना या तवक्को करना बेसूद है, क्योंकि अदालतों के जो जज साहबान हैं वो भी हमारी आपकी तरह इंसान है, और वो अपनी बेगमात और अपनी सास के कहने पर फैसले कर रहे हैं। हद तो ये है कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि पौने 4 साल में इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत का कितना बेड़ा गर्क किया, और उसके पास इस वक्त भी कोई प्रोग्राम नहीं है सवाए इसके कि वो अमेरिका को गालियां देता है, तालिबान को सपोर्ट करता है, और एक फर्जी जो है ना रियासत मदीना की बात करता है। फिर भी इन जज साहबान को वो इमरान खान अच्छा लगता है, और वो फिर इंसाफ के तकाज़ों को दरकिनार करके अपने जो घर वाले या उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं या उनकी जो पसंद और नापसंद है उनको मद्देनज़र रख के और फैसले कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के मुस्तकबिल में हमें तो तारीकी ही तारीकी दिखाई देती है। खुदा पाकिस्तान को नज़र बद से बचाए। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। ऑडियो लीक में माजबी नून और वकील ख्वाजा तारिक रहीम की बीवी गुफ्तगू कर रही हैं। मुबैना तौर पर माजबी नून कहती हैं रात से उमर के लिए पढ़ पढ़ कर दुआएं मांग रही हैं। राफिया तारिक बोली लोगों को भी कहा है और उमर को एक मैसेज भी भेजा है, तुम लाहौर के जलसे में वहाँ मौजूद थी, वहाँ लाखों बंदा था, इसी तरह हर शहर में लाखों बंदा है, अंदाज़ा लगा लो कि तुम्हारे लिए दुनिया कितनी दुआएं कर रही है। अल्लाह इनको हिम्मत दे और बाकियों को अंधा कर दे। मैं तो कहती हूँ कि वो मुल्क के गद्दार है। माजबीन ने कहा कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाए। राफिया तारिक बोली कि अगर इलेक्शन नहीं होते तो फिर मार्शल लॉ लगेगा। माजबीन ने जवाब दिया कि वो मार्शल लॉ भी लगाने को तैयार नहीं है। मैं तो रात से ना उमर के लिए पढ़ पढ़ के मैं तुम्हें नहीं बता, पर उमर को एक मैसेज भेजा मैंने कहा तुमने लाहौर के जलसे में मौजूद थी, वहाँ लाखों बंदा था, और तुम सिर्फ ये अंदाजा लगा लो कि तुम्हारे लिए कितनी दुनिया दुआ कर रही है इस वक्त। उनको कमजोर करे कि उनके उनको तो अल्लाह करे, जो बाकियों को अंधा कर दे। वो तो स्टेटस है ऑफ दिस कंट्री। ऑल्सो क्वेश्चनिंग कि सुमो मोटो क्यों दिया गया है नहीं, मगर ये तो हर चीज जस्टिस का हक है। जल्दी से जल्दी और इलेक्शन होगी। इलेक्शन देखो ना, अगर नहीं होती ना फिर ये अपना समझ लें कि फिर मार्शल लॉ लगेगा। ये नहीं रह सकते ना, बस खत्म बात। मार्शल लॉ भी वो कम वक्त नहीं लगाने को तैयार ना, बिल्कुल तैयार है।